Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students and our today's lecture is lecture 34. आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 34. अब देख लेते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. So in our previous lecture we have discussed about microbiology of air, transmission of airborne microorganisms, fate of airborne microorganisms. अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पिछले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. सो अब देख लेते हैं आवर टुडेस टॉपिक्स टू कवर. आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर एंड द नेक्स्ट इज indoor air. So before we start our video, please make sure to like, share and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. जी तो start करते हैं the microbial content of air. Although no microorganisms are indigenous to air, indigenous का मतलब होता है मकामी या किसी खास जगह का रिहायशी. तो इस लाइन का मतलब है कि अगरचे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा का रिहायशी नहीं है, हवा का मकामी नहीं है या मुस्तकिल तौर पर हवा में नहीं पाया जाता. द एयर इन आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट एज वेल एज दैट सेवरल माइल्स अबव द अर्थ्स सरफेस. लेकिन जो हमारी इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब होता है मौजूदा माहौल. तो जो हमारा मौजूदा माहौल है उसकी हवा में और उसके साथ साथ हमारी जमीनी सतह से मीलों ऊपर तक की हवा में, ओवर लैंड एज वेल एज ओवर वाटर, हमारी खुश्कियों पर और हमारे पानियों पर. खुश्की का मतलब जमीन आ गया और पानियों का मतलब समंदर, दरिया, नाले, नदी वगैरह. वहां पर कंटेन्स वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज और स्मॉल नंबर्स. तो यहाँ पर इन सारी जगहों पर बहुत से ऐसे माइक्रोब्स की खास स्पीशीज पाई जाती हैं, कुछ ज्यादा मिकदार में और कुछ कम मिकदार में. तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यह हुआ कि अगरचे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा का रिहायशी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी जमीन से जो मीलों ऊपर तक की हवा है उसमें हमारी खुश्कियों पर, हमारे पानी पर बहुत से माइक्रोब्स पाए जाते हैं, कुछ ज्यादा मिकदार में और कुछ कम मिकदार में. अब देख लेते हैं इंडोर एयर. इंडोर एयर का मतलब होता है हमारे घरों के अंदर की हवा या फिर हमारे कमरों के अंदर मौजूद हवा. The degree of microbial contamination of air of indoor is influenced by factors such as. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे घरों के अंदर जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होती है, माइक्रोबियल आलूदगी होती है, उसकी डिग्री जो है, उसका लेवल जो है वो असरअंदाज होता है कुछ चीजों से, कुछ फैक्टर्स से. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं देख लेते हैं. वेंटिलेशन रेट्स. फर्स्ट है जी वेंटिलेशन रेट्स. इट आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, इसको रेस्पिरेटरी रेट भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है हाउ मैनी ब्रेथ्स अ पर्सन टेक्स पर मिनट. मतलब ये कि एक मिनट में एक इंसान कितनी दफा सांस लेता है. ये जो है इंडोर एयर के ऊपर जो असरअंदाज होता है. उसके बाद क्राउडिंग. क्राउडिंग का मतलब होता है रश. ठीक है, और WHO के मुताबिक, ये आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, WHO के मुताबिक 12 बाय 12 के कमरे के अंदर 2 लोग रह सकते हैं. लेकिन अगर 12 बाय 12 के कमरे के अंदर 2 से ज्यादा लोग रहेंगे तो वो आ जाएगा क्राउडिंग में, यानी कि रश में आ जाएगा. नेक्स्ट है जी नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑक्युपाइंग क्वार्टर्स. इसका मतलब यह है कि जो क्वार्टर्स हैं, जो घर हैं, कमरे हैं, उसके अंदर रहने वाले लोग किस तरह की एक्टिविटी करते हैं और उनका मतलब नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर, उनका रहन सहन कैसा है. ये भी जो है इंडोर एयर में मौजूद माइक्रोबियल कंटामिनेशन पर असरअंदाज होते हैं. अब देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन. जो इंडोर एयर के जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ट्रांसमिशन का सोर्स क्या है वो देखते हैं. The airborne microorganisms are carried on dust particles or in droplets
expelled from the nose and mouth during sneezing, coughing or even talking. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एयरबोर्न होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल जो गर्द होता है, गर्द के जर्रात पर मौजूद होते हैं, या फिर वो होते हैं ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट आप लोगों को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ड्रॉपलेट होते हैं छोटे छोटे पानी के कतरे। तो ऐसे छोटे छोटे पानी के कतरों में मौजूद होते हैं। एक्सपेल्ड जो कि खारिज होते हैं नाक से, मुंह से, छींक के दौरान, खांसी के दौरान और यहां तक के बोलते वक्त भी ये सारी चीजें जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हवा में मुंतकिल हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, साइज ऑफ इंडोर एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Particles of dust raised from surfaces and droplets expelled from the respiratory tract vary in their dimensions from micrometers to millimeters. यहाँ पर कहा जा रहा है जो गर्द के जर्रात हैं जो कि जमीन की सतह से उठते हैं, रेज्ड का मतलब उठना, और पानी के कतरे, मैंने आपको पीछे भी बताया ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है पानी के कतरे जो कि खारिज होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, सांस लेने का जो रास्ता होता है वहां से। ये मुख्तलिफ होते हैं, वेरी का मतलब मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ होते हैं इन देयर डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है इसका मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, या आप यूं कह लें जिसामत। फ्रॉम माइक्रोमीटर्स टू मिलीमीटर, ये माइक्रोमीटर में भी मौजूद होते हैं और मिलीमीटर में भी मौजूद होते हैं, और इन दोनों के दरमियान वाला कोई भी साइज हो सकता है इनका। तो ये हम पढ़ चुके हैं एयरबोर्न, इंडोर एयरबोर्न साइज के बारे में। दोज इन द लो माइक्रोमीटर रेंज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कम माइक्रोमीटर रेंज के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं, कैन रिमेन, वो रह सकते हैं, एयरबोर्न फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो ज्यादा लंबे अरसे तक या ज्यादा लंबे टाइम तक वो एयरबोर्न रह सकते हैं, यानी कि हवा में मौलिक रह सकते हैं। While the larger droplets and dust particles settle rapidly as dust on various surfaces, जबकि जो बड़े पानी के कतरे होते हैं और बड़े डस्ट के या गर्द गुबार के जो जर्रात होते हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं। सेटल का मतलब वो जल्दी बैठ जाते हैं, जैसे कि जो गर्द गुबार होता है वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठता है। यहाँ पर इनका कहने का मकसद ये है कि जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर वो ड्रॉपलेट्स पर, यानी कि छोटे ड्रॉपलेट्स पर या छोटे डस्ट पार्टिकल्स पर मौजूद होंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा देर तक हवा में मुअल्लक रह सकते हैं, जबकि अगर कोई बड़े ड्रॉपलेट्स होंगे या बड़े डस्ट पार्टिकल्स होंगे, गर्दो गुबार के ज़र्रात होंगे, तो वो जल्दी ज़मीन पर आ जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक जो है एयरबोर्न नहीं रह सकते। This dust becomes airborne intermittently during periods of activity in the room. यहाँ पर जो ये intermittently है इसका मतलब होता है वक्फे वक्फे से। तो ये जो सेटल हो गए थे, जो डस्ट पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स जो सेटल हो गए थे, जो कि ज़मीन पर बैठ गए थे, ये वक्फे वक्फे से एयरबोर्न बन जाएंगे, यानी कि हर थोड़ी देर बाद ये हवा में मौलिक हो जाएंगे और फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे, फिर हवा में मौलिक हो जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ऐसा कब होगा? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्टिविटी इन द रूम, और ये उस वक्त होगा जब कमरे के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही होगी, कुछ काम हो रहा होगा। मतलब जैसे अगर बच्चे खेल रहे हैं कमरे के अंदर तो उनकी खेलने की वजह से ये गर्दो गुबार और ये बैक्टीरिया जो है ये हवा में मौलिक होंगे थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा नीचे बैठ जाएंगे, फिर वो खेलेंगे, फिर दोबारा उड़ेंगे, फिर दोबारा नीचे बैठ जाएंगे। इनका कहने का ये मकसद है। नेक्स्ट है जी टिपिकल एग्जांपल्स। अब इनकी जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है जी ट्यूबरकल बेसिलाई, ये इसकी पहली एग्जांपल है, इसके बारे में देखते हैं जी। Tubercle bacilli have been isolated from the dust of sanitoria. यहाँ पर ये जो सैनिटोरिया है इसका मतलब होता है हॉस्पिटल का ऐसा कमरा या वार्ड जहां पर बहुत अरसे से टीबी के मरीज रहते हों।
तो ये ट्यूबरकल जो बैसिला है वो ऐसे कमरों में से आते हैं, या आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, तो ऐसे कमरों में मौजूद होते हैं या ऐसे कमरों में से अलग होते हैं जो कि किसी खास लंबे अरसे तक टीबी के मरीज के पनाहगाह हो या टीबी का मरीज उस कमरे में रहता हो। नेक्स्ट है जी डिप्थीरिया बैसिलाई एंड हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये दूसरी एग्जांपल है जी इंडोर एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसको देख लेते हैं क्या है ये। डिप्थीरिया बैसिलाई एंड हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई have been isolated from floor dust near patients or carrier harboring these organisms। ये हार्बोरिंग जो है, हार्बोरिंग का मतलब होता है छुपा कर लाया जाना, या इस लाइन के मुताबिक, इस पैराग्राफ के मुताबिक ये हार्बोरिंग का मतलब होगा किसी चीज के साथ चिपट कर आ जाना, ठीक है, चिपक कर आना। तो डिप्थीरिया बैसिलाई और हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं वो ऐसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जमीन जो हमारे घर के जो कमरे होते हैं उनकी डस्ट यानी कि उनका गर्दो गुबार में ये मौजूद होते हैं, और ऐसा कमरा जिसके अंदर मरीज भी हो, ठीक है, मरीज के कमरे के फर्श पर मौजूद जो गर्दो गुबार होती है वहां पर ये होते हैं। क्या चीज? डिप्थीरिया बैसिलाई और हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। या फिर ये जनाब किसी शख्स के साथ चिपक कर, किसी शख्स के कपड़ों के साथ चिपक कर ये आ सकते हैं, यही ऑर्गेनिजम्स। अब देख लेते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज टॉपिक। देखते हैं जी कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर। सेकंड है जी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंडोर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। मतलब ये कि वो फैक्टर्स बताएं जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन करते हैं हमारे घरों के अंदर या हमारे कमरों के अंदर। नेक्स्ट हो गया जी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रोब्स। बताएं जी कि ट्रांसमिशन का क्या सोर्स होगा जितने भी एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इंडोर एयर के। नेक्स्ट एंड लास्ट इज राइट अबाउट साइज एंड एग्जांपल्स ऑफ एयरबोर्न माइक्रोब्स। तो जो हमारे कमरों के अंदर, घरों के अंदर जितने भी जो ये बैक्टीरियाज होते हैं उनका साइज क्या होता है और उनकी एग्जांपल्स बताएं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको फायदेमंद लगा होगा। If you find this helpful for you in any aspect, then please make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for your time. See you in the next lecture or in the next video. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.